तो कब लगा कि मैं कविता लिख सकता हूँ, ये कौशल है मेरे पास, और कैसे प्रारंभ हुई है ये यात्रा आपकी? मोहन मेकिंग से एक शराब बनाने वाली कंपनी थी, तो उसकी डायरी आती थी। उसकी डायरी में हर पृष्ठ पर नीचे शेर लिखा होता था। अब वो डायरी आ गई, वो डायरी आई तो हमने उसको, ये मेरा कविता से पहला रिश्ता था। तो मेरे मन में उस समय भी एक कचोट आई थी रचना जी कि जहाँ तक मुझे पता है आपको सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, तो आपने वो भी छोड़ दी। अब हमारे समाज में जहाँ सरकारी नौकरी पा लेना एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि गिना जाता है, ऐसे में आपने उसे छोड़ा, तो क्या कारण रहा होगा और क्या परिवार की प्रतिक्रिया रही होगी इस पर? जितने लड़के मुखर्जी नगर में नौकरी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस, एक से पूछ लीजिए क्या उसकी दृष्टि में कभी सैलरी होती है? और मैं चैलेंज करता हूं, अगर उसकी दृष्टि में सैलरी है, वो 7 जन्म में सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी ये बात ऑन कैमरा बोल सकता हूं कि तो कहीं ना कहीं ये कवि सम्मेलनों का जो स्तर गिर रहा है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा आयोजकों का होना या बहुत ज्यादा कवि सम्मेलनों का आयोजन होना भी इसका कारण है। कविता एक शब्द का भी बोझ, अतिरिक्त शब्द का बोझ अपनी देह पर बर्दाश्त नहीं कर सकती, मर जाएगी वही कवि। जिस क्षण कोई आदमी मंच की गरिमा से नीचे है, और आप मानते हैं, कोई ना माने, तो 5000 लोगों से बड़े पंडाल में एक आप तो इतना नैतिक दायित्व दिखाएं कि आप। लेकिन श्रोताओं को अगर हम देखें, जैसा कह रहे सीटियां बजाना, ये किसी भी शालीन कवि सम्मेलनों में तो स्वाभाविक नहीं होता होगा सीटियां बजाना। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है, ये अगर आपके अंदर इतना नैतिक दायित्व नहीं है तो कवि सम्मेलन की आलोचना करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो लेकिन मैंने बहुत कम देखा है कि कोई कहे कि अरे वाह बड़ा अच्छा है कवि बनूं। अगर कोई ये कहता भी है कि हम अपने बच्चों को कवि बनाना चाहते हैं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उससे ज्यादा अश्लील तो वो है, ये ज्यादा अश्लील है। ऐसा लग रहा था कि सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगी, और ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, अगर इस्लाम भी कबूल कर लिया तो क्या हो गया। मेरा काम सफर करना है, पथ का निर्धारण उसका है, मैं अपना किरदार जीऊंगा, बाकी निर्देशन उसका है।